हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं हूं आपके साथ राकेश चौधरी और आज अपन बायोलॉजी के पार्ट पाचन तंत्र की बात करेंगे। स्टूडेंट जो नए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की जो नोटिफिकेशन होती है वीडियो की वो आपको मिलती रहे। आज अपन बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि इसमें दांतों का, मुंह का, लार का, आमाशय वगैरह आपका बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो मानव पाचन तंत्र की बात करने से पहले देखो पाचन चीज क्या होती है। पाचन का मतलब होता है पचाना। जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसको पचाना, पचाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में जो भोजन बचता है उस भोजन को शरीर से बाहर त्यागने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे? पाचन। और ये क्रिया जिस तंत्र के अंतर्गत होती है उस तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। तो बात करते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आहार नाल और एक होती है इसमें पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथि देखो आपको चित्र में यहाँ पे मुख से लेकर ये जितनी भी नलिका दिख रही है, यहाँ गुद्दा तक की जो नली है उस नली को कहते हैं अपन आहार नाल। और इस आहार नाल के अलावा जो पाचक ग्रंथि है जो अपने एंजाइम या रसायन से भोजन को पचाने का काम करती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? अपन पाचक ग्रंथि कहते हैं। आहार नाल से पहला क्वेश्चन यही उठ के आता है कि निम्न में से आहार नाल का भाग कौन सा है या निम्न में से पाचक ग्रंथि कौन सी है। तो आहार नाल के भागों की अपन बात करें तो आहार नाल के निम्न भाग ये हैं। मुख, पहला भाग होता है आहार नाल का मुख। दूसरा होता है मुख गुहा। मुख गुहा जो पार्ट है आपके मुख के पीछे के भाग को मुख गुहा कहते हैं। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मुख गुहा और मुख दोनों से सम्मिलित आते हैं। मुख और मुख गुहा को अलग करके नहीं पढ़ा जाता। जब अपन क्वेश्चन की बात करेंगे तब वहां पे अपन उनकी चर्चा कर लेंगे। इसके आगे अपन देखें तो एक भाग होता है ग्रसनी, फिर भाग आता है ग्रासनाल, उसके बाद में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और आपका गुद्दा। तो ये हो गए आपके आहार नाल के भाग। क्वेश्चन आ जाए निम्न में से आहार नाल का भाग कौन सा है? तो मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा, ये सारे भाग किसके हैं? आहार नाल के। इस आहार नाल के भागों के अलावा आपके भोजन को पचाने के लिए पाचक ग्रंथियां होती हैं और वो ग्रंथि कौन सी है? एक होती है आपकी लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है? आपके मुंह में पाई जाती है। इसके आगे आती है आपकी यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और लास्ट आती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। तो तीन ग्रंथियां हैं जिनको आप ध्यान रखोगे, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो ये तो सिंपली बात होगी मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग दो भागों में बांटा गया, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के प्रमुख भाग ये है और पाचक ग्रंथियां ये है। अपन एक एक भाग की चलो बात करते हैं। तो पहला भाग अपन आहार नाल का या पाचन तंत्र का पढ़ेंगे मुख। तो मुख क्या चीज होती है? मुख जो होता है आपने हिंदी में भी बहुत से पढ़े होंगे, चंद्रमासा कांति में मुख रूप दर्शन तुम्हारा। तो मुख की बात करेंगे आप, मुख क्या होता है? जिसको अपन फेस भी बोलते हैं, फेस का ही दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? मुख होता है। मुख आपकी ये जो दो होठ हैं, इन होठों से घिरी हुई जो बंद आकृति है, पीछे का भाग है, इन होठों के पीछे का जो भाग है उसको क्या कहोगे आप? मुख। तो दो होठों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। और मुख के पीछे का भाग जो होता है उसको मुख गुहा कहते हैं। तो मुख और मुख गुहा दोनों एक ही है। एग्जाम में एक साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख दो होठों से घिरी हुई बंद आकृति को मुख कहते हैं। होठ क्या काम में आते हैं आपको पता है भाई? जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को वापस बाहर गिरने से रोकने का काम कौन करते हैं? आपके होठ करते हैं। मुख गुहा, मुख के पीछे के भाग की अपन बात करें तो इसमें तीन चीज पाई जाती है और वो तीन चीज कौन सी होती है दोस्तों? एक होता है आपका दांत, एक होती है लार ग्रंथि और इसके अलावा हमारे मुख में पाई जाती है
जीवा। ये तीन चीज अपन पढ़ेंगे, मुख में पाए जाने वाले दांतों के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में और जीवा के बारे में। चलो अपन बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दांत। दांत नाम आते ही क्वेश्चन आता है, दांत किसके बने होते हैं? तो धातु आपको पूछे तो कैल्शियम, क्योंकि आपकी जितनी भी हड्डियां वगैरह होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। लेकिन ध्यान रखना, आपके दांत में हड्डियां नहीं पाई जाती। दांत जो होते हैं ऊतकों का एक समूह होता है, यह हड्डियों से नहीं मिलकर बना होता है। दूसरी बात क्वेश्चन आता है, दांत कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है? ज्यादातर दांत किससे बने होते हैं? उसमें प्रोटीन ऑप्शन में होती है। तो दांत कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है? तो अपन बात करें तो देखो, दांत बने होते हैं आपके डेंटिन प्रोटीन से। डेंटिन, तो डेंटिन एक आपकी प्रोटीन है। दांत बने किससे होते हैं? क्वेश्चन आता तो क्या बताओगे आप? डेंटिन से। और डेंटिन से ही अपन दांतों के अध्ययन की शाखा को याद रखेंगे। दांतों का जो अध्ययन है वो कहलाता है डेंटोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन और डेंटो का मतलब होता है डेंटिन। साइंस की जिस शाखा में डेंटिन का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डेंटोलॉजी कहते हैं। डेंटोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? आपके दांत का किया जाता है। बहुत से मेरे भाई के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि दांत कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम सल्फास्फेट के बने होते हैं, दांत कैल्शियम फॉस्फेट के नहीं बने होते। वो इनेमल जो होता है वो दांतों का सुरक्षा आवरण होता है। देखो, जिस प्रकार से अपन माने कि ये आपका दांत है, ये दांत किससे बना होता है? डेंटिन से। इस दांत के चारों ओर इसका एक सुरक्षा आवरण होता है। ये सुरक्षा आवरण किसका बना होता है? Ca2PO4 की होल थ्राइस, जिसको अपन कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? इनेमल। तो इनेमल जो होता है वो दांतों का सुरक्षा आवरण होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है इनेमल। तो आपको पूछे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांतों का इनेमल होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट दांतों का सुरक्षा आवरण है, ना कि इससे दांत बने होते हैं, ध्यान रखना। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। डेंटिन एक प्रोटीन है जिससे आपके दांत मिलकर बने होते हैं। ये बात होगी दांत के बनने की। इसके अलावा दांत के अध्ययन की शाखा डेंटोलॉजी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उसको अपन बोलते हैं डेंटिस्ट। जैसे साइंस का अध्ययन करने वाला साइंटिस्ट, वैसे ही डेंटिन का अध्ययन करने वाला डॉक्टर जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट से आप याद रख लेना, दांत बड़े होते हैं डेंटिन के, और इनके अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? डेंटोलॉजी कहलाती है। चलो, ये तो बात होगी दांतों की उत्पत्ति की। इसके अलावा क्वेश्चन आता है, हमारे दांत स्थायित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायित्व के आधार पर दांतों के प्रकार, स्थायित्व के आधार पर दांतों के प्रकार। अपन दांतों के प्रकार दो टाइप से पढ़ेंगे, जिसमें पहला स्थायित्व के आधार पे। तो देखो, एक तो दांत होते हैं आपके स्थायी और दूसरे होते हैं अस्थायी। स्थायी जो भी दांत होते हैं, आप ये समझो, जो टूटने के बाद दोबारा नहीं आते। आदमी बोखड़ो हो जाए, बोखड़ो अपना मारवाड़ी भाषा में बोखड़ो बोलना भी दांत न में, जखा दांत एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं आते, उन दांतों को क्या कहते हैं? स्थायी दांत। और जो दांत एक बार टूटने के बाद दोबारा आ जाते हैं उनको कहते हैं अस्थायी दांत, या अपनी भाषा में अपन इसको दूध के दांत बोलते हैं। दूध के दांत, मिल्क टीथ के नाम से इनको जाना जाता है। स्थायी दांतों की संख्या होती है 12 और दूध के दांतों की संख्या होती है 20। तो मनुष्य में टोटल दांत कितने पाए जाते हैं? 32। तो 32 दांतों की अपन यहाँ पे बात करेंगे। स्थायित्व के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी दांतों की संख्या 12 और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20। ये तो बात होगी स्थायित्व के आधार पर। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दांतों की कार्य के प्रकार से। देखो, काम के आधार पे, कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार, कार्य के आधार पे आपके दांत कितने प्रकार के होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो देखो, एक मैं छोटा सा चित्र बनाऊं, आपका एक जबड़े की बात करें तो एक ये जबड़ा है आपका,
लगभग सेम ऐसी इसकी संरचना होती है एक जबड़े की, और इस जबड़े में इस प्रकार से आपके दांत पाए जाते हैं। इनको अपन 4 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं उसकी अपन एक एक की बात करेंगे, किस प्रकार से उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी अपन बात करेंगे। ये देखो मैं थोड़े मोटे दांत बना रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़े बड़े होते हैं, ना कि यहाँ पे मोटे होते हैं। पीछे वाले दांत मोटे ही होते हैं। ये संरचना होती है हमारे दांतों की। लगभग एक जबड़े की संरचना अपन देखें। इसके 2 पार्ट होते हैं। द्विबारदंती इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 2 भागों में ये बटा हुआ होता है। इसमें देखना आपके आगे के जो 4 दांत हैं, ये वाले जो किसी चीज को अपन खाते हैं तो काटने का काम जो भी करता है वो आगे वाले करते हैं। ये आगे के जो 4 दांत है स्टूडेंट, इन दांतों को अपन बोलते हैं कृदंत। कृदंत, इनको कृदनक या कृदंत्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंसाइजर। इंग्लिश में इंसाइजर, हिंदी में अपन बोलेंगे कृदंत। कृदंत का मतलब होता है काटना। जो भी दांत भोजन को काटने का काम करते हैं उनको क्या कहोगे? कृदंत। तो इनका कार्य क्या हो गया? काटना। संख्या देखो एक जबड़े में 4 है, ये नीचे वाला जबड़ा, तो इसके ऊपर एक जबड़ा और आएगा, तो टोटल कितने हो गए? 4 + 4। कृदंत दांतों की संख्या होती है 8। एक जबड़े में पूछ ले तो कितनी बताओगे? 4। इसके बाद में इन 4 दांतों के बाद में ये दांत होते हैं। हमारे आगे वाले दांतों से कुछ बड़े होते हैं। जो कुत्ते, शेर, बिल्ली, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें अधिक विकसित होते हैं, अधिक लंबे होते हैं। और सामान्य भाषा में अपन इन दांतों को क्या कहते हैं? नेस। सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? नेस। और इनको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? रदनक। और रदनक को इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। रदनक या केनाइन जो दांत होते हैं उनको अपन नेस कहते हैं। ये नुकीले होते हैं, और जो नुकीली चीज होती है वो चीर फाड़ का काम करती है। तो ये हमारे भोजन का क्या काम करते हैं? चीर फाड़। भोजन को चीर फाड़ करने का काम कौन से दांत करते हैं? रदनक। सामान्य भाषा में अपन इनको क्या कहते हैं? नेस। एक जबड़े में संख्या होती है 2, तो दोनों जबड़ों में कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या 4। तो ये 2 प्रकार के हो गए, इंसाइजर और केनाइन। इंसाइजर और केनाइन के बाद में देखो बच्चों में ये शुरुआत की 2 ही जाड़ आती है, पीछे की जाड़ नहीं आती। और ये शुरुआत की जो जाड़ होती है इनको बोलते हैं अपन चवर्णक, सॉरी अगर चवर्णक। अगर चवर्णक। जैसे चवर्णक का मतलब होता है चबाना। ये पीछे के जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जाड़ होती है, और आपको पता जाड़ जो है वो भोजन को चबाने का काम करती है। बच्चों में आगे की यही जाड़ आती है, इनको अग्र चवर्णक या आगे की जाड़ कहा जाता है। और जाड़ भोजन को चबाने का काम करती है, और इनकी संख्या एक जबड़े में होती है 4, दूसरे जबड़े में 4, टोटल कितनी हो जाएगी? 8। तो प्रीमोलर दांत, प्रीमोलर अग्र चवर्णक चबाने का काम करेंगे, और संख्या कितनी होती है एक जबड़े में? 4। फिर ये पीछे की जाड़ बच जाती है। ये जो पीछे की जाड़ होती है स्टूडेंट, ये वयस्क में आती है, बच्चों के अंदर नहीं आती। और इनको अपन क्या कहते हैं? चवर्णक। चवर्णक मतलब इनका काम भी होता है चबाना। चबाने का काम करेगी। ये भी जाड़ है, एक जबड़े में आपको दिख रही है 1 2 3 और 3 दूनी 6। एक जबड़े में 6 होती है, दोनों जबड़ों में कितनी हो जाएगी? 12। इनको बोलते हैं मोलर। मोलर का काम है चबाना, संख्या कितनी हो जाएगी? 12। इनको बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर का काम होता है काटना, संख्या हो जाएगी टोटल 8। और नेस जो होते हैं उनको बोलते हैं केनाइन, और केनाइन की संख्या होती है 4। और एक होता है प्रीमोलर, और प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? आपकी 8 होती है। ये एक जबड़े की बात है। दोनों जबड़ों की करेंगे तो ये 8 8 19 16 और 4 कितने हो गए? 20, और 20 और 12 कितने हो गए? 32। अभी अपन ने बात की थी दूध के दांत और स्थायी दांत। स्थायी दांतों में ये आपके चवर्णक आते हैं, चबाने वाले दांत आते हैं। इन दांतों के आधार पर अपन दंत सूत्र निकालते हैं। एक बार ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट। ये आपके कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार है।
शायद ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो आगे अपन बात करें दंत सूत्र, क्योंकि दंत सूत्र से आपके क्वेश्चन आते हैं। टीथ फॉर्मूला, दंत सूत्र, दंत सूत्र। दंत सूत्र जो होता है उसको लिखते हैं अपन ICPM अपॉन ICPM। ये ICPM क्या है? I इंसाइजर दांत, C कैनाइन, P प्रीमोलर, M मोलर। यहाँ पे मैंने बताया था कि मनुष्य के आधा जबड़ा इधर और आधा जबड़ा इधर है, तो अतः इनको अपन 2 से गुणा कर देते हैं। द्विबार दंती। इधर वाले जबड़े की बात करें तो इंसाइजर सिर्फ 2 है, कैनाइन इसमें 1 है, प्रीमोलर इसमें 2 होंगे और मोलर इधर के कितने हो जाएंगे? 6। सिर्फ आधा जबड़ा लेंगे अपन, तो इसकी संख्या हो जाएगी 21 23 इंटू 2। यह है मनुष्य का दंत सूत्र। आपको याद जो रखना है, कई बार ऑप्शन में ये 2 भी इंटू में नहीं आता। तो मानव दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? 21 23। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर मनुष्य के दंत सूत्र के अलावा आपको बच्चे का दंत सूत्र पूछ लेते हैं। चाइल्ड टीथ फॉर्मूला, या बच्चे में जो दांत होते हैं वो सिर्फ दूध के दांत होते हैं, तो आपका अलग से क्वेश्चन बनता है मिल्क टीथ फॉर्मूला। तो बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते? ध्यान रखना, मोलर की संख्या 0 होती है। तो बच्चे के दांतों का सूत्र, या अपन बात करें टीथ फॉर्मूला, चाइल्ड टीथ फॉर्मूला, दूध के दांत का सूत्र। तो ये हो जाएगा ICPM अपॉन ICPM, और ये क्या हो जाएगा आपका 21-20 अपॉन 21-20, क्योंकि बच्चों के अंदर मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो मनुष्य का दंत सूत्र 21-23 और चाइल्ड बच्चे का जो टीथ फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा? 21-20। एक आपकी 25 से 30 वर्ष की आयु में अंतिम जाड़ आती है स्टूडेंट, और इस अंतिम जाड़ को अपन क्या कहते हैं? अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ के नाम से जानते हैं, जो लास्ट की कंडीशन में आपकी जाड़ आती है। ये कई बार क्या होता है मसूड़ों के अंदर रह जाती है, और कुछ जो व्यक्ति होते हैं इनसे मसूड़े से बाहर निकल जाती है। आपके हर मसूड़े के लास्ट में पाई जाती है। तो आपके अक्कल दाढ़ की संख्या 1 भी हो सकती है, बाहर आने वाले की 2 भी हो सकती है, 3 भी और 4 भी। टोटल अक्कल दाढ़ कितनी होती है? 4। जरूरी नहीं कि चारों की चारों अक्कल दाढ़ आपके मसूड़े से बाहर आए, अंतिम जाड़ होती है तो अक्कल दाढ़ की संख्या होती है आपकी 4। और अक्कल दाढ़ जो होता है इसको मानव शरीर का अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग वो होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, जिनका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता, उन अंगों को कहते हैं अवशेषी अंग। और अवशेषी अंग का उदाहरण याद रखना आप, एक अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ एक प्रकार की जाड़ होती है जो 25 से 30 वर्ष की आयु में होती है। अधिकतम इनकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 4 होती है। ये हमारे दांतों के बारे में टोटल क्वेश्चन हो गए। कई बार क्या होता है अपन जब लार पढ़ेंगे तब भी इस चीज को देखेंगे कि हमारी मुंह की पीएच जो होती है 5.6 से यदि कम हो जाए तो हमारे दांत है वो सड़ होने लगते हैं, जिसको दंत क्षय के नाम से जानते हैं। तो मुंह की पीएच जब 5.6 से कम हो जाए तो दांत झड़ने लगते हैं, दांत गलने लगते हैं, उनको कहते हैं दंत क्षय। ये बात हो गई स्टूडेंट टोटल आपके दांत के बारे में। तो दांत के अलावा मुंह के अंदर आपके एक और पाया जाता है, वो क्या होती है? आपकी लार ग्रंथि। सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन यही उठता है कि क्योंकि आपकी ग्रंथि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, तो लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? पहला क्वेश्चन तो ये होती है बाह्य स्रावी। बाह्य स्रावी ग्रंथियां वो होती है जो अपना स्राव जो होती है ब्लड के अंदर नहीं छोड़ती। बाह्य मतलब बाहर, ब्लड के बाहर अपने एंजाइम को छोड़ती है, अपने स्राव को छोड़ती है। इनके स्रावित पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। अपने स्राव को जो नलिकाओं में छोड़ती है, ब्लड में नहीं छोड़ती, उनको बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और लार आपकी कौन सी ग्रंथि होती है स्टूडेंट? बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे देखना मुख और मुख गुहा में ऑप्शन कई बार मुख ही आता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है हमारे भोजन का प्रारंभिक पाचन कहाँ होता है? तो मुख में। भोजन के अंदर देखो स्टार्च पाया जाता है,
पादपों से अपन जो भोजन प्राप्त करते हैं उसमें स्टार्च होता है, और इस स्टार्च के अंदर जैसे ही आपकी लार मिलती है, लार का एक एंजाइम है आपका टाइलिन एंजाइम, ये टाइलिन एंजाइम जैसे ही इसके अंदर मिलता है तो ये इसको माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज, यहां से 4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं स्टूडेंट्स एक लाइन से। भोजन का प्रारंभिक पाचन कहाँ होता है? मुख में। कौन करता है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का कौन सा एंजाइम? टाइलिन। भोजन के किस भाग का पाचन करता है? स्टार्च का। किस में करता है? माल्टोज। ये 4 क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। तो लार ग्रंथि एक प्रकार की बाह्य स्रावी ग्रंथि है। इसका स्रावित पदार्थ एंजाइम जो है वो कौन सा होता है? टाइलिन। टाइलिन के अंदर लार ग्रंथि से एक एंजाइम और भी स्रावित होता है, इसको कहते हैं लाइसो एंजाइम। लाइसो एंजाइम, ये लाइसो एंजाइम जो होती है आपके आंखों में पाया जाता है। अश्रु ग्रंथि, आंखों की जो ग्रंथि है, जिन आंसू जो होते हैं, आंसू जो आपके नमकीन प्रकार के होते हैं, उनमें एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम कौन सा होता है? लाइसो। ये लाइसो एंजाइम आपकी अश्रु ग्रंथि भी बढ़ाती है और आपकी लार ग्रंथि भी बढ़ाती है। तो आपका टाइलिन एंजाइम तो भोजन का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाइसो एंजाइम क्या करता है? चाहे बात अपन आंख की कर ले, चाहे बात अपन मुंह की कर ले, आंख में कोई हानिकारक पदार्थ गिरता है या भोजन में कोई हानिकारक पदार्थ होता है, उसको नष्ट करने का काम, हानिकारक पदार्थ को नष्ट करने का काम जो एंजाइम करता है वो एंजाइम कौन सा होता है? लाइसो एंजाइम। तो लार ग्रंथि 2 एंजाइम स्रावित करती है, लाइसो एंजाइम, और दूसरा कौन सा करती है? टाइलिन एंजाइम। ये तो बात होगी इसके द्वारा स्रावित पदार्थ की, और ये स्रावित पदार्थ क्या काम करते हैं उसके बारे में। लार ग्रंथि किस प्रकार की होती है? बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। लार के द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है उसकी पीएच आपको पूछी जाती है। पीएच, तो यदि खाने से पहले, देखो 2 प्रकार से अपन पढ़ेंगे, खाने के पूर्व, एक तो खाने से पहले और एक खाने के बाद। खाने के बाद आपके लार जो होती है उसकी पीएच खाने से पहले अलग होती है, खाने के बाद अलग होती है। लार की जो पीएच है वो खाने से पहले हमारा मुंह कुछ सारीय होता है, इसकी पीएच होती है 7.4, और खाने के बाद इसकी लार कितनी हो जाती है? 6.4। तो आपको कोई मुंह की पीएच पूछे या लार ग्रंथि की पीएच पूछे या लार से स्रावित पदार्थ की पीएच पूछे, तो ऑप्शन में या तो आपके होगा 6.4 से 7.4। ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? 6.4 से 7.4। यदि आपको खाने से पहले मुंह की पीएच पूछे तो 7.4 होगी, और खाने के बाद पूछे तो कितनी होगी स्टूडेंट? 6.4। ये बात होगी लार की पीएच। अब आगे अपन बात करें लार ग्रंथि के प्रकार। ये लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि के प्रकार ये होती है, एक तो होती है कर्णपूर्व लार ग्रंथि, कर्णपूर्व। एक होती है अधोजीवा और एक होती है आपकी अधोजंग। लार ग्रंथि के प्रकार 3 होते हैं। कर्णपूर्व गाल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है स्टूडेंट? गाल में। अधोजीवा, जीवा के ऊपर। अधोजंग, जीवा के नीचे। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। कर्णपूर्व गाल में, एक जीभ के ऊपर, उसको बोलते हैं अधोजीवा, अधो मतलब ऊपरी, जीवा मतलब जीवा के, एक अधोजंग जीवा के नीचे। तो लार ग्रंथि के प्रकार 3 होते हैं। देखो लार ग्रंथि 2 प्रकार के द्रव्य स्रावित करती, एक होता है आपका सिरमी द्रव्य, सिरमी द्रव्य, और एक होता है आपका श्लेष्मिक द्रव्य, श्लेष्मिक द्रव्य। देखो जहां कहीं भी श्लेष्मिक द्रव्य आप पढ़ोगे, चाहे पाचन तंत्र में पढ़ो चाहे श्वसन तंत्र में पढ़ो, श्लेष्मिक द्रव्य हमारे मुंह के इन भागों को
मुलायम रखने का काम करता है, क्योंकि मुलायम रहेंगे तो घर्षण बल कम उत्पन्न होगा, भोजन को अपन आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। मुंह के भाग जो होते हैं, पाचन तंत्र के जो भाग होते हैं श्लेष्मिक द्रव, उनको चिकना बनाए रखने का काम करता है। आपने एक वो तो गाना सुना होगा ना, चिकनी कमर पे तेरी मेरे दिल फिसल गया। क्यों फिसल गया भाई? क्योंकि चिकनी चीज जो होती है वहां घर्षण बल नहीं लगता, कार्य आसानी से हो जाता है। तो ये तो आपके भागों को चिकना बनाए रखने का काम करता है। और सिरमी द्रव में पाए जाते हैं आपके एंजाइम। तो आपकी कर्णपुर जो गाल में जो लार पाई जाती है वो किसका निर्माण करती है? श्लेष्मिक द्रव। कौन सा द्रव पाया जाता है इसमें? श्लेष्मिक द्रव, जिससे आपका थूक बढ़ता है। कई बार क्या होता है, आपको गलसुआ रोग हो जाता है, गला फूल जाता है इस ग्रंथि के फूलने से। कर्णपुरलार ग्रंथि जो है आपकी वो श्लेष्मिक द्रव्य बनाना बंद कर देती है, फूल जाती है, गला फूल जाता है। मिक्सो वायरस से ये रोग होता है। इस रोग को क्या कहते हैं अपन? गलसू। अधोजीवा जो लार ग्रंथि है वो कौन सा द्रव्य बनाती है? सिरमी द्रव्य। और आपकी अधोजंग जो है वो आपका श्लेष्मिक व सिरमी द्रव्य दोनों द्रव्य बनाती है दोस्तों। सिरमी द्रव्य और श्लेष्मिक द्रव्य बनाने का काम कौन करता है? आपका अधोजंग। इसी कारण अधोजंग लार ग्रंथि को मिश्रित लार ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मिश्रित लार ग्रंथि कौन सी होती है? अधोजंग होती है। ये लार ग्रंथि के प्रकार की बात हो गई। लार ग्रंथि की पीएच की अपन ने बात कर ली। लार ग्रंथि के दो एंजाइम ध्यान रखना आप, टाइलिन और दूसरा कौन सा होता है स्टूडेंट? लाइसो एंजाइम। इसकी पीएच की अपन ने बात कर ली। क्वेश्चन आता एक दिन में कितनी लार बढ़ती है? तो 1/2 लीटर। एक दिन में लगभग कितनी लार बढ़ती है हमारे मुंह में? 1/2 लीटर लार बढ़ती है, ये ध्यान रखना। 1/2 लीटर लार का निर्माण होता है एक दिन में। और आपको नासिका के अंदर जो श्लेष्मा रस बनता है उसका भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि श्लेष्मा रस कितना बनता है, वो भी कितना बनता है? 1/2 लीटर। सॉरी 1/2 लीटर श्लेष्मिक रस बनता है और 1/2 लीटर ही क्या बढ़ती है? आपकी लार बढ़ती है पूरे दिन के अंदर। ये बात होगी लार की। तो हमारे मुख के अंदर एक तो लार पाया जाता है, एक दांत पाए जाते हैं और इनके अलावा एक भाग और पाया जाता है जीभ। जीवा क्या काम करती है? कि जीभ के काम करे तो जीभ क्या काम करते? आदमी की हड्डी तोड़वा दे भाई, बिना हड्डी के क्यों फिर भी हड्डी तोड़वा दे। लेकिन हड्डी तोड़वाने के अलावा भी भोजन में क्या काम करती है ये? तो देखो ये लगभग आपकी जीवा की संरचना है। इसके ऊपर कणिका पाई जाती है। इन कणिकाओं को कहते हैं स्टूडेंट स्वाद कणिका। जीवा के ऊपर जो कणिकाएं पाई जाती हैं उन कणिकाओं को क्या कहते हैं? स्वाद कणिका। तो सिंपल सी बात है, आपकी जीवा भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है। रस देवर कि कशोक रस आ रहे हैं, तो जीवा किसका ज्ञान करवाती है? आपके स्वाद का ज्ञान करवाती है। लगभग ऐसी डिजाइन ये जीवा का होता है अग्रभाग और ये जीवा का होता है पश्च भाग। जीवा की देखो आगे की जो उभार कणिकाएं हैं, स्वाद कणिकाएं हैं, ये आपके भोजन के मीठेपन का ज्ञान करवाती है। हाँ मीठो है कोनी इको कठम बेरो पड़े आगला भाग गेल का को थान बेरो ही उसी कोई भी जा कड़वी दवाई आपा पीवाना अठी से जाता लागे कड़वी, अरे गोली गाड़ी लेवा कुछ भी कड़वी चीज पीवा, तो कड़वे का ज्ञान कौन सा भाग करवाती है? कड़वा। कोई भी स्वाद कड़वा हुआ है डी को ज्ञान कौन करवावे? पीछे को भाग। मीठा को ज्ञान कौन करवावे? आगे को भाग। कोई भी जो नमकीन होता है, नमकीन और खट्टेपन, खट्टेपन का ज्ञान कौन करवाता है? ये बीच वाला पोर्शन, जो बीच का पोर्शन है वो खट्टेपन का ज्ञान करवाता है। ये बीच की कलिकाएं और साइड की जो कलिकाएं होती है वो भोजन के नमकीन का ज्ञान करवाती है। तो ये जीवा आपके भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है और स्वाद के ज्ञान के साथ साथ ये जो लार होती है उस लार को अच्छी तरह आपके भोजन के अंदर मिला देती है, भोजन को लसलसा बना देता है, जिसके कारण आपका भोजन आगे की तरफ ढलने लगता है। ये बात हो गई कंप्लीट मुख एंड मुख बुआ की। शायद किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे
आपका आता है मुख गुहा के बाद में ये भाग पढ़ेंगे अपन ग्रसनी। ग्रसनी क्या चीज होती है? कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा, अपन खाना खाते हैं मुंह से वापस आ जाता, कई बार नाक से। ट्राई की होगी कि अपन मुंडा वो सांस ले नाक को क्या छोड़ दिया, नाक को ले मुंह क्या छोड़ दिया। तो ये देखो यहाँ पे तो अपन सिर्फ पाचन तंत्र का चित्र बना रखा है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो आपके गले में कुछ ऐसी संरचना होती है स्टूडेंट, ये आपका गला होता है। ये मैं यहाँ पे ये बना दो ऐसा लगभग चित्र, ये मनुष्य का मुंह बना दिया अपन ने, ले बढ़ो। ये नाक की नलिका, ये मुंह की नलिका। यहां से अपन स्टार्ट करें तो ऐसा होता है, यहां पे आप मान लो फेफड़े और यहां पे क्या मान लो आप आमाशय। जहां आपकी श्वसन मार्ग और आपका आहार नाल का भाग मिलता है, उस भाग को अपन कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी का ही दूसरा नाम होता है स्टूडेंट कंठ, और कंठ के अलावा इसको मानव शरीर का यातायात प्रभारी भी कहते हैं। यातायात प्रभारी क्यों कहते हैं बताऊंगा, यातायात प्रभारी क्यों कहा जाता है। कंठ, कंठ तो जानता होगा, जगह की सुरीली बोली होगी तो कंठ बहुत बढ़िया है। हाँ, सुरीली बोली तो समझ गया होगा, और जगह की मोटी बोली होगी तो कंठ ही चोखा बोली। तो कंठ वो होता है, वो ग्रसनी होती है। इसमें एक पर्दा होता है मांसपेशियों का बना, इस पर्दे को कहते हैं पल्ला घाटी ढक्कन। पल्ला घाटी ढक्कन, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये जो एपिग्लोटिस है इसको पक्षियों में कहते हैं सिरिंक्स और बाकी जीवों में कहते हैं लेरिंक्स। लेरिंक्स के अलावा इसको स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, तो ये लेरिंक्स, सिरिंक्स, एपिग्लोटिस, स्वर यंत्र, पल्ला घाटी ढक्कन क्या चीज है? ये आपकी ग्रसनी में एक पर्दा पाया जाता है जिससे हमारी आवाज उत्पन्न होती है, साउंडिंग, ध्वनि जो होती है इस पर्दे के कारण ये उत्पन्न होती है। काम क्या करती है ग्रसनी? भोजन में क्या काम में आती है वो अपन बात कर रहे थे। देखो आपने देखा होगा जब अपन भोजन नहीं खाते तो ये एपिग्लोटिस इस भाग को बंद कर देता, आपकी आहार नाल को बंद कर देता। अब क्या होगा, सांस जो लेंगे मुंह से वो भी आपके फेफड़ों में आएगा, नाक से जो सांस लेते हैं वो भी कहाँ आएगा? फेफड़ों में। लेकिन जब अपन भोजन खाते हैं तो ये यहां से उठकर इन दोनों नलियों के बीच में आ जाता है। अब नाक से जो सांस लेंगे वो फेफड़ों में आएगा, और जो भोजन मुंह से ग्रहण करेंगे कहाँ आएगा? आपके आमाशय। ठीक है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, अपन खाना खाते समय कई बार बोलते हैं, हंसते हैं, तो मुंह से वायु आ जाती है। मुंह से जो वायु आती है वो यहाँ आपके आमाशय में चली जाती है। अब आमाशय आपके भोजन को ही ग्रहण करता है, वायु को ग्रहण नहीं करता। ये वायु को वापस ऊपर की तरफ धकेले, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, कुछ यहाँ से हट जाता है, और हटने के कारण क्या होता है, ये वायु को आपकी कहाँ भेज देता है? फेफड़ों में। लेकिन कई बार क्या होता है, इस वायु के साथ भोजन का कण भी आ जाता है। अब ये यहां से वापस बंद हो गया, भोजन का कण फेफड़ों में पहुंच गया, और आपके फेफड़े इस भोजन को ग्रहण नहीं करते, तो ये फेफड़े भी इसको वापस ऊपर की तरफ धकेलेंगे। जब अपन उत्सर्जन करते हैं, सांस वापस बाहर छोड़ते हैं, सॉरी निःसर्जन करते हैं, सांस को वापस बाहर छोड़ते हैं, तो ये भोजन जो है वो सांस के साथ नाक से वापस आता है। इसको कहते हैं अश्लू में जाना। भोजन कहाँ चला जाता है? अश्लू में। अश्लू हमारी भाषा का शब्द मतलब फेफड़ों में भोजन चला जाता है। तो आपकी ग्रसनी काम क्या करती है, इस पार्ट की अपन बात करें तो ये आपके भोजन को फेफड़ों में जाने से रोकता है, और वायु को कहाँ जाने से रोकता है? आमाशय में जाने से रोकता है। इसको मानव शरीर का यातायात प्रभारी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यातायात का जो प्रभारी ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो सही दिशा में भेजने का काम करता है। इसको कंठ क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, और ये ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? ये पर्दा। इस पर्दे से जब आपकी हवा टकराती है तो इससे कंपन बढ़ते हैं, और उस कंपन के कारण क्या उत्पन्न होती है? आपकी ध्वनि। तो पल्ला घाटी ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं, इसको स्वर यंत्र कहते हैं क्योंकि ये हमारी ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। इसी को पक्षियों में क्या कहते हैं?
पक्षियों में ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन आता है सिरिंक्स। और पशुओं में या मनुष्य में तो उसका ऑप्शन क्या आएगा आपका? लेरिंक्स। और जिसके कंठ जितने पतले होते हैं उसकी आवाज उतनी ही सुरीली होती है। आज अपन बात करेंगे ग्रसनीयता की। आगे की भाग पढ़ने के लिए, आगे का पाचन तंत्र पढ़ने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट करके बताइए, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आपको कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। कमेंट